वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे किंगडम प्रोटिस्टा के पहले ग्रुप को देखेंगे। वो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स है इसमें तीन सब ग्रुप्स पाए जाते हैं। पहला ग्रुप है क्राइसोफाइट्स का, क्राइसोफाइट्स। दूसरा ग्रुप इसमें है डाइनोफ्लैजिलेट्स का, डाइनोफ्लैजिलेट्स। और तीसरा ग्रुप जो इसमें है वो है यूग्लिनॉइड्स का। ये तीनों ग्रुप्स हमें यहां पे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स में पढ़ने हैं। आपको पता है ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक। तो सबसे पहला ग्रुप हम इसमें पढ़ेंगे वो है क्राइसोफाइट्स। इनके बारे में हम यहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, ठीक। क्राइसोफाइट्स में सबसे पहले आपको यहां पे बात याद रखनी है दैट इट इंक्लूड्स डाईएटम्स। इसमें डाईएटम्स पाए जाते हैं और इट इंक्लूड्स द डेस्मिड्स, ठीक। डाईएटम्स में आपको बेटा बात याद रखनी है दैट दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर while as the desmids are haploid in nature. These are haploid in nature. क्लियर। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे जो क्राइसोफाइट्स हैं इनका जो हैबिटेट है, where they are found, यानी occurrence, where these chrysophytes are found. These are found both in freshwater bodies as well as in marine habitats, as well as in marine habitats. जो क्राइसोफाइट्स हैं they can be present in freshwater bodies as well as in marine habitats, ठीक है। इन दोनों वाटर बॉडीज में यहां पे जो हमारे क्राइसोफाइट्स हैं they can be present in the form of planktons, planktons। या तो वो प्लैंक्टन्स की सूरत में वहां पे होंगे या they can be present in the form of benthic nature, ठीक। Planktons means they are passively floating on the water surfaces, while as benthic forms are those organisms which live at the bottom of the water bodies. Clear? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है बेटा, जो प्लैंक्टोनिक फॉर्म्स यहां पे है, जो यहां पे मेजॉरिटी में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। These phytoplanktons are the chief producers. These are the chief producers of ocean. These are the chief producers of the seas. क्या बात याद आपने यहां पे याद रखी, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं these are the chief producers of the seas, ठीक। शाबाश। उसके बाद यहां पे हम देखेंगे बेटा जो आपके क्राइसोफाइट्स है, क्राइसोफाइट्स को हम एक और नाम यहां पे देते हैं दैट दीज आर ऑल्सो नोन एज ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर ऑल्सो नोन एज ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इनको हम ज्वेल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों? जो क्राइसोफाइट्स की बॉडी है इट शोज डाइवर्सिटी इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी इसमें बहुत ज्यादा किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एज सच दीज आर नोन एज द ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक। उसके बाद जब हमने कहा कि क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स डाईएटम्स एंड डेस्मिड्स, तो पहला ग्रुप यहां पे हम डिस्कस करेंगे क्राइसोफाइट्स का, वो है डाईएटम्स का। पहला ग्रुप हम यहां पे डिस्कस करेंगे इनका, वो है डाईएटम्स का क्राइसोफाइट्स में, ठीक है। तो जो डाईएटम्स यहां पे बेटा है, दीज डाईएटम्स, इनके पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम यहां पे पढ़ेंगे, वो है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर। वो इनका बॉडी स्ट्रक्चर यहां पे इनकी बॉडी या इनका जो आउटर मोस्ट कवर होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिशियस फ्रस्टूल्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिशियस फ्रस्टूल्स। सिलिशियस फ्रस्टूल्स का बना होता है। और ये सिलिशियस फ्रस्टूल जो है इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक पार्ट को हम यहां पे एपिथीका कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम यहां पे हाइपोथीका कहते हैं। बात समझ में आई नहीं? मैंने क्या कहा, जो डाईएटम्स है दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर और इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है
ये बनी होती है सिलिशियस फ्रस्टूल्स की। जब हम सेल वॉल में सिलिका को ऐड करते हैं, इट बिकम्स ए टफ स्ट्रक्चर। उस टफ स्ट्रक्चर को हम यहां पे सिलिशियस फ्रस्टूल कहते हैं। ये सिलिशियस फ्रस्टूल यहां पे दो पार्ट्स का बना होता है। एक पार्ट को हम एपिथीका कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम यहां पे हाइपोथीका कहते हैं। और दोनों पार्ट्स यहां पे इस तरह से फिट हो जाते हैं जैसे सोप केस के पार्ट्स फिट हो जाते हैं। क्लियर? एपिथीका और हाइपोथीका एक दूसरे में सोप केस के पार्ट्स के जैसे फिट हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के जरिए मैं आपको यहां पे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे डायटम्स के एपिथीका को बनाएंगे तो इसके नीचे यहां पे बेटा होगा इसका हाइपोथीका। दे फिट विथ ईच अदर लाइक द सोप केसेस। क्लियर? शाबाश। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे जो यहां पे डायटम्स की बॉडी है, इट इज ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टेबल। इट इज ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टेबल। इट इज इंडेस्ट्रक्टेबल। ठीक, यही डायटम्स की जब डेथ हो जाती है, इनका एक्चुअल बॉडी पार्ट जो सिलिशियस फ्रस्टूल है वो इंडेस्ट्रक्टेबल है और उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायटोमेशियस अर्थ, और जिसे हम डायटोमाइट कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास डायटम होता है, इसकी जब बेटा यहां पे डेथ हो जाती है तो डेथ होने की वजह से इसकी यहां पे बिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से एक्यूमुलेशन हो जाती है। उस मास ऑफ इंडेस्ट्रक्टेबल डायटम्स को हम यहां पे कहते हैं डायटोमाइट। उसे हम कहते हैं यहां पे डायटोमाइट या डायटोमेशियस अर्थ, या उसे हम यहां पे डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। क्लियर? बताइए समझ? शाबाश। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर बॉडी स्ट्रक्चर का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट व्हेन बॉडी aggregates at the bottom of water bodies, it forms the diatomaceous earth, which is composed of siliceous frustules. नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम इन्हीं डायटम्स का यहां पे बेटा पढ़ेंगे दैट इनमें जो बॉडी सिमेट्री होती है उसके बेसिस पे यहां पे हमारे पास डायटम्स के दो किस्म होते हैं। कुछ यहां पे बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ यहां पे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री में आप यहां पे एग्जांपल याद रखोगे नेविक्यूला की, नेविक्यूला, और रेडियल सिमेट्री में आप यहां पे याद रखोगे एग्जांपल मेरोसेलस की। ठीक, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि इसकी बॉडी को किसी एक प्लेन से हम डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, और जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं उनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से हम यहां पे डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में। ठीक है बेटा? फॉर एग्जांपल यहां पे बाइलेटरल सिमेट्री में एग्जांपल दूंगा मैं, यहां पे जो नेविक्यूला है इसकी बॉडी को हम यहां पे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी यहां पे इस तरह से है, इसको हम यहां पे लॉन्गिट्यूड में डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ्स में। ठीक है? जो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल इनकी बॉडी इस तरह से फेरिकल है, इनको किसी भी तरीके से आप यहां पे दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? शाबाश। उसके बाद हम यहां पे डायटम्स के एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ेंगे, वो है इनके पिगमेंट्स। जो डायटम्स हैं इनमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट फीचर वो है इनका पिगमेंट। पिगमेंट, पिगमेंट्स, इनमें दो तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल सी। और ये दोनों पिगमेंट्स यहां पे या तो प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट्स में, या तो वो यहां पे प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट्स में, या यहां पे वो प्रेजेंट हो सकते हैं क्रोमैटोफोर्स में, क्रोमैटोफोर्स में। ठीक, नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम अब यहां पे इनका पढ़ेंगे डायटम्स का, वो है इनकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा? तो रिप्रोडक्शन यहां पे ये तो या तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं
या तो ये रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअल मेथड से। क्लियर? यहां ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा आप याद रखोगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको याद रखना है, वो है ऑक्सोस्पोर। ठीक? ऐसा क्या है कि जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअली तो इनका बॉडी साइज यहां पे डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद उनको जब ओरिजिनल साइज रिगेन करना होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंडल्ज हो जाते हैं, तो उसमें एक रिजेनिवेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। उस रिजेनिवेटिंग स्ट्रक्चर को हम यहां पे कहते हैं ऑक्सोस्पोर। सो ऑक्सोस्पोर इज अ रिजेनिवेटिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द डाइएटम्स। क्लियर? इसको हम और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके लाइफ साइकिल के जरिए से, डाइएटम्स के लाइफ साइकिल के जरिए से। तो इसका लाइफ साइकिल अब हम यहां पे देखेंगे, डाइएटम्स का लाइफ साइकिल। यहां पे देखिए मेरी तरफ, अब हम यहां पे इनका लाइफ साइकिल देखेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ डाइएटम्स। ठीक है गुब्रा, थोड़ी को नजर तो जब हम ओरिजिनल साइज, फॉर एग्जांपल दिस इज द अडल्ट बॉडी ऑफ द डाइएटम्स, इसका अपना साइज यहां पे है। दिस इज फॉर एग्जांपल हियर एपिथीका, ये यहां पे इसका एपिथीका है और यहां पे इसका ये हाइपोथीका है। क्लियर? तो इसके लाइफ साइकिल को हम यहां पे दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक यहां पे वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज, और दूसरा यहां पे सेक्सुअल फेज है, सेक्सुअल फेज। ठीक? तो इसकी एडल्ट बॉडी यहां पे एपिथीका और हाइपोथीका। हाइपोथीका को थोड़ा बहुत हम यहां पे इस मार्किंग से, यहां पे कलर अवेलेबल नहीं है आज, तो इसलिए मैं इस मार्किंग से इसको यहां पे डिनोट कर सकता हूं। तो उसके बाद यहां पे ये डिवीजन करेगा। जब ये डिवीजन करेगा तो इसका एक पार्ट डिवीजन करने के लिए इसको यहां पे एपिथीका और हाइपोथीका यहां पे सेपरेट हो जाएंगे, इसमें दो नए से पार्ट्स बन जाएंगे। जो इसका यहाँ पे हाइपोथीका बेटा है, अब यह हाइपोथीका यहाँ पे एपिथीका बन जाएगा। ठीक है? और इस एपिथीका यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट जो है हाइपोथीका, वो यहाँ पे बन जाएगा, वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पे हाइपोथीका था, वो हाइपोथीका यहाँ पे एपिथीका बन जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन में एपिथीका बन जाएगा, एपिथीका बन जाएगा। ठीक है बेटा? और यहां पे इसी तरह से डिवाइड करता करता जाएगा, तो इसका साइज जो है, एक्चुअल साइज जो इसका यहां पे है, जो इसका एक्चुअल साइज यहां पे है, वो डिक्रीज होता जाएगा, वो यहां पे डिक्रीज होता जाएगा, वो इसका एक्चुअल साइज यहां पे डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है? अब इसको ओरिजिनल साइज यहां पे रिगेन करना है। उस ओरिजिनल साइज को रिगेन करने के लिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको यहां पे एनवायरमेंटल क्यूज मिल जाते हैं, एनवायरमेंटल क्यूज। वही क्यूज इसको बताते हैं यहां पे कि आपका स्ट्रक्चर यहां पे बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है, अब आपको यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, उसके जरिए से आप अपना ओरिजिनल साइज यहां पे रिगेन कर सकते हो। तो यहां पे जो आपका डायटम बेटा है, यहां पे ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए यहां पे तो एक एग प्रोड्यूस करेगा, एक डायटम, और दूसरा यहां पे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म्स मेल गैमीट्स को यहां पे प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद इनका फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन होने के बाद यहां पे ये जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद एक यहां पे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम यहां पे बेटा कहते हैं, दैट्स नोन एज द ऑक्सोस्पोर। इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम यहां पे ऑक्सोस्पोर कहते हैं। इस ऑक्सोस्पोर की वजह से जो डायटम है वो अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करते हैं, इसलिए इस ऑक्सोस्पोर को हम रिजेनिवेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आ सकता है ये एग्जाम में, नीट एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज ऑक्सोस्पोर। सो ऑक्सोस्पोर इज एक्चुअली द रिजेनिवेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद यही ऑक्सोस्पोर अडल्ट इंडिविजुअल में यहां पे डेवलप हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो यहां से हमने कंप्लीट किया डायटम्स को। ठीक? उसके बाद हम यहां पे उठाएंगे इसका दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट हम यहां पे उठाएंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन्स का दूसरा पार्ट हम यहां पे उठाएंगे, वो है डेस्मेड्स का। डेस्मेड्स, दीज डेस्मेड्स आर गोल्डन, these are also known as golden algae.
These are also known as golden algae, and these are haploid in nature. These are haploid in nature. Clear? These desmids are unicellular. These are unicellular algae. These are unicellular algae. ठीक है? These are mostly found in fresh waters. These are mostly found in fresh waters. And these are the indicators of, these act as the indicators of unpolluted water. These act as the indicators of unpolluted water. These desmids. ठीक है बेटा? These desmids have usually the structure like this. इनका स्ट्रक्चर यहां पे इस तरह से होता है. These have the structure usually like this. इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है. ठीक है बेटा? Clear? These are the desmids here. These are small markings on the cell wall. Small markings. Small markings इनके cell wall में यहाँ पे present होती है. This is the nucleus. It is suspended by the cytoplasmic threads at the center. Clear? तो यहां पे हमने डेस्मिड्स को भी देखा. उसके बाद हम यहां पे जनरल में देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो यहां पे क्राइसोफाइट्स की है वो सबसे ज्यादा रिलेटेड यहां पे डेटा है डायटमस के लिए. डायटमस की डायटोमेशियस अर्थ जो है उसी के रिवॉल्व सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्राइसोफाइट्स की बेटा यहां पे है. ठीक है? तो इस तरह से हम यहां पे देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायटोमाइट. ठीक? तो उसके बाद हम यहां पे क्राइसोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखेंगे. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा आपको यहां पे ध्यान देना है बेटा डायटोमाइट की तरफ या डायटोमेशियस अर्थ की तरफ, क्योंकि सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहां पे क्राइसोफाइट्स की उसी के इर्द गिर्द घूमती है. ठीक है? तो यहां पे हम देखेंगे अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डायटोमाइट. सबसे पहले बेटा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट इज ग्रिटी नेचर. जो डायटोमेशियस अर्थ है उसका जो ग्रिटी नेचर है उसकी वजह से हम इस डायटोमेशियस अर्थ को इस्तेमाल करते हैं इन द पॉलिशिंग. इट इज यूज्ड इन द पॉलिशिंग. इट कैन बी प्रेजेंट इन द टूथपेस्ट. दांत साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यू टू इट इज ग्रिटी नेचर. या इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड साइरप्स. इंडस्ट्रीज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फिल्टरिंग एजेंट. ऑयल्स एंड साइरप्स की फिल्ट्रेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर सेकंड, जो बेटा डायटोमेशियस अर्थ है इट एक्ट्स एज एन एब्जॉर्बेंट. इट एक्ट्स एज एन एब्जॉर्बेंट फॉर नाइट्रोग्लिसरीन. जो नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव्स बनाने के काम आता है. क्लियर? जाने जो हमारा डायटोमाइट है या डायटोमेशियस अर्थ है इट इज इंडेस्ट्रक्टेबल सबस्टेंस. ये यहां पे डिस्ट्रॉय ही नहीं हो जाता है, इसलिए इसको यहां पे एब्जॉर्बेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. नाइट्रोग्लिसरीन, जो नाइट्रोग्लिसरीन हम एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक? नंबर थर्ड, इसकी यहां पे एक और इंपॉर्टेंस है, वो है दैट दिस डायटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बॉयलर्स प्लस ब्लास्ट फर्नेसेस. उनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं जो हमारे आयरन ओर्स होते हैं या जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है वहां पे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है. फॉर एग्जांपल आयरन ओर्स को बनाने के लिए, आयरन ओर्स में फॉर एग्जांपल आयरन बनाने के लिए तो टेम्परेचर की वजह से तो सारी चीजें पिघल जाती है, मगर जो हमारा डायटोमेशियस अर्थ है वो नहीं पिघल जाता है. इसलिए हम इसको बॉयलर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लास्ट फर्नेसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये सारी कहानी यहां पे हमने देखी क्राइसोफाइट्स के बारे में.
ठीक है बेटा।